नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए ब्रावो परीक्षण के दुष्परिणाम व विरोध के कारण विश्व समुदाय ने आगे मात्र भूमिगत परीक्षण करने का निश्चय किया, किंतु इससे पहले ही स्थल के ऊपर किए गए परीक्षणों के प्रभाव के कारण अगले कुछ एक हजार वर्षों तक रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव बना रहेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थों की आयु कितनी लंबी होती है कि वो कई हजार वर्षों तक लगातार वायुमंडल में बने रह सकते हैं। ये जो परीक्षण, ये जो समझौता हुआ कि भाई अब जो भी परीक्षण किए जाएंगे वो भूमिगत किए जाएंगे, खुले रूप से नहीं किए जाएंगे, अंतरिक्ष में नहीं किए जाएंगे, पर इससे पहले जो परीक्षण हो चुके हैं उनका क्या? वो तो अभी भी वायुमंडल में विद्यमान है और रेडियोधर्मी पदार्थों की आयु इतनी अधिक होती है कि ये कई हजारों वर्षों तक भी विद्यमान रह सकते हैं। विकसित देशों की निर्यात सामग्री। विकासशील देश प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न विकसित देशों से अनेक वस्तुओं का आयात करते हैं। आज आप विश्व में देख सकते हैं कुछ देश विकसित देश हैं और कुछ देश विकासशील देश हैं। विकासशील देश जो देश प्रौद्योगिकी रूप से तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, वहां से वस्तुओं का लगातार आयात करते हैं, प्रौद्योगिकी वाली वस्तुओं का आयात करते हैं। अनेक बार विकसित देशों द्वारा बेची जाने वाली मशीनें व अन्य सामग्री पुरानी व घटिया होने के कारण प्रदूषण फैलाती है, जिनके प्रयोग पर उनके यहाँ रोक लगी हुई है। अब क्या होता है, कई बार विकसित देश होते हैं तो उनके यहाँ जिन मशीनों पर, जिस प्रौद्योगिकी के ऊपर रोक लगी हुई है, जिनका उपयोग वो वहाँ नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में वो इन प्रौद्योगिकी को, इन मशीनों को विकासशील देशों को बेच देते हैं। अब उन्होंने तो अपने देश से इस प्रकार की मशीनों से और उत्पादों से छुटकारा पा लिया, पर विकासशील देशों में जब इनका प्रयोग होता है तो वो आगे चलकर घटिया मशीनें, पुरानी तकनीकी वायु प्रदूषण का या अन्य प्रकार के प्रदूषणों का कारण बनती हैं। स्तरहीन प्रौद्योगिकी देने के कारण विकासशील देशों में प्रदूषण बढ़ता है। जब ये विकासशील देश विकसित देशों से इस प्रकार की स्तरहीन प्रौद्योगिकी खरीद लेते हैं तो वहां पे प्रदूषण बढ़ने लग जाता है। अनेक घातक व प्रतिबंधित रसायन विकसित देशों द्वारा गरीब देशों को बेचे जाते हैं या दान में दिए जाते हैं, जो वायुमंडल में अत्यधिक हानि पहुंचाने लगते हैं। अब क्या होता है कि कई बड़े बड़े विकसित देश हैं, वहां पर कई प्रकार के ऐसे प्रतिबंधित व घातक रसायन हैं जिसका वो वहां प्रयोग तो नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्र अपने इन प्रतिबंधित सामानों से छुटकारा पाने के लिए या तो इसे बहुत कम कीमत में गरीब राष्ट्रों को बेच देते हैं या कई बार वो इसको फ्री में दे देते हैं, जिसे वो कहते हैं दान कर दिया। और गरीब राष्ट्र, क्योंकि उनकी आवश्यकता होती है, वो उसका उपयोग करते हैं, अपने क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, वहां पर ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का कारण बनते हैं। उदाहरणार्थ अफ्रीकी व एशियाई देशों में बेकार पड़ा हुआ लाखों टन कीटनाशक रसायनों का भंडार, जैसा कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। गरीब अफ्रीकी देश व कई एशियाई देशों के अंदर लाखों टन कीटनाशक रसायनों का भंडार पड़ा हुआ है, जो कि विकसित देशों द्वारा बहुत कम कीमत पर या फ्री में दान किया गया है। उन्होंने अपने देश से इसका छुटकारा पा लिया। इससे छुटकारा पाने के लिए इनके पास आवश्यक धन का अभाव होता है। अब इन गरीब राष्ट्रों ने ये चीजें तो ले ली, अब इससे छुटकारा पाने के लिए उनके पास इतनी तकनीक नहीं है, उनके पास आर्थिक रूप से इतने वो संपन्न नहीं है कि वो इन अपशिष्ट पदार्थों से अपने आप को मुक्त कर सके या इनसे छुटकारा पा सके। खाद्य एवं कृषि संगठन ने इनके घातक प्रभावों को देखते हुए इन्हें रासायनिक टाइम बम की संज्ञा दी है। इस खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उसने इनके दुष्परिणामों को देखते हुए इन्हें रासायनिक टाइम बम की संज्ञा दी है, इस प्रकार के विषैले हानिकारक रसायनों भंडारों को। अफ्रीकी व एशियाई देशों में पड़े हुए इन खतरनाक रसायनों को नष्ट करने में अगले 30 वर्ष से भी अधिक का समय लगेगा।
अब आप ये देख सकते हैं इस प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, इस प्रकार के जो घटिया पदार्थ हैं जो कि विकसित राष्ट्रों में प्रतिबंधित हैं, पर वो गरीब अफ्रीकी देशों व विकासशील एशियाई देशों को दे दिए गए हैं जो वहां पड़े हैं। उन्हें नष्ट करने में अब इन्हें लगभग 30 वर्ष का बड़ा समय लगेगा। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इनमें से अधिकांश रसायन दान के रूप में विकसित देशों द्वारा इन देशों को भेजे गए थे, जो कि या तो उपयोग करने योग्य नहीं थे या प्रतिबंधित कर दिए गए थे। अब जैसा कि आप जानते हैं, विकसित राष्ट्रों ने बड़ी चालाकी से अपने यहाँ पड़े हुए प्रतिबंधित व घातक रसायनों से छुटकारा पाने के लिए इन गरीब राष्ट्रों का, गरीब अफ्रीकी व एशियाई राष्ट्रों को दान कर दिया या बहुत ही कम कीमत में दे दिया, और जो इनके यहाँ पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद इन्होंने मंगा तो लिया, ले तो लिया, पर वो किसी प्रकार के उपयोग के नहीं है, क्योंकि या तो वो प्रतिबंधित हैं या उनके का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। अब इनके यहाँ आ चुके हैं और ये उसको लेके फंस गए। धीरे धीरे उनका उपयोग यदि किया जाए तो पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा मात्रा में फैलता है। अगला वायु प्रदूषण का कारण है दुर्घटनाएं। मानवीय असावधानी, यांत्रिक कारणों व आतंकवादी गतिविधियों के कारण होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण भी वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। 2 व 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक कारखाने में हुई मिक MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से दुर्घटना विश्व की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रकार की इस घटना को हम भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। भोपाल के अंदर 2 व 3 दिसंबर की रात 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस मिक गैस का रिसाव शुरू हुआ, तो वो उस क्षेत्र के वातावरण में, वायु में फैल गई और रात को सोते समय लोगों ने श्वसन क्रिया के दौरान उस गैस का अपने अंदर ले लिया, जिससे वहां पर हजारों लोगों की मौत हुई। और आज भी वो कांड भोपाल गैस कांड के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। ये एक मानवीय दुर्घटना रही हो या अन्य प्रकार की किसी और की गलती की, त्रुटि की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई हो, पर हजारों लोगों ने इस कांड में अपनी जान गंवाई और ये भारत के अंदर होने वाली सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कई लोग अपनी जान से चले गए। इसमें हजारों लोग जहरीली हवा में सांस लेने के कारण मारे गए। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु शक्ति गृह के रिएक्टर संख्या 4 में हुए विस्फोट से फैली रेडियोधर्मिता से हजारों लोगों की मौत हुई। एक और घटना है 26 अप्रैल 1986 की, पूर्व सोवियत संघ के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन अब तो एक राष्ट्र बन चुका है। यूक्रेन के चेरनोबिल में एक परमाणु शक्ति गृह था। परमाणु शक्ति संयंत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमाणु शक्ति संयंत्र जहां पर परमाणु ईंधन का प्रयोग सकारात्मक कार्यों में किया जाता है, पर सकारात्मक कार्यों में भी इसके प्रयोग के दौरान यदि किसी प्रकार की त्रुटि या दुर्घटना हो जाती है, जैसा कि 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में हुआ था, तो यहाँ से ये परमाणविक ईंधन जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा घातक और ख़तरनाक होता है, ये लीक होने लग गया। वहाँ से लगातार इसका रिसाव होने लग गया, ये आसपास के वातावरण में फैल गया, उस क्षेत्र में फैल गया, जिससे वहाँ पर रहने वाले हज़ारों लोगों की मौत हुई। और न केवल उस समय ये मौत हुई, आज भी इसके प्रमाण वहाँ पर देखे जा सकते हैं। वहाँ के वातावरण पर, वहाँ के पर्यावरण पर, वहाँ के जीव जंतुओं पर, वहाँ की मृदा पर, वहाँ के जल पर इस रेडियोधर्मिता के प्रभाव, दुष्परिणाम आज भी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी तथा इथियोपिया में आदिस अबाबा के आयुध भंडारों में हुए विस्फोट से बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण फैला एवं जनधन की हानि हुई। पाकिस्तान का रावलपिंडी और इथियोपिया का आदिस अबाबा आज भी इसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
इसके अलावा महानगरों में होने वाले भीषण अग्निकांडों से उत्पन्न धुएं से भी निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण फैलता है। इसका नवीनतम उदाहरण 31 मई 1999 को पुरानी दिल्ली के लाल कुआं क्षेत्र में ज्वलनशील रसायनों के गोदाम में हुआ भीषण अग्निकांड था। जब बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर कई बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े दुकानें होती हैं, उनके अंदर जब अग्निकांड फैल जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के सामान रखे होते हैं, उनमें आग लग जाती है, जिससे धुएं के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में कई विषैली गैसें धुएं के रूप में वायुमंडल में पहुंचती हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। वायु प्रदूषण के वायु प्रदूषण के अन्य कारणों में मुख्य रूप से वायु को प्रदूषित करने वाले अन्य स्रोतों के अलावा जैसे आतिशबाजी, निर्माण कार्य, आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग, उत्सव पर उछाली जाने वाली गुलाल, कूड़ा कचरा जलाना, धूम्रपान आदि गतिविधियों के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। अब इन कारणों के अलावा, उपयुक्त 10 कारणों के अलावा अन्य ऐसे भी कारण हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। जैसे आतिशबाजी के अंदर देखते हैं, ख़ास तौर से हम आतिशबाजी जब दिवाली के समय हम देखते हैं तो आज इतनी ज़्यादा आतिशबाजी के कारण आसपास के क्षेत्र के अंदर इतना धुआं पहुंच जाता है, इतनी महीन धूल के कारण, और बारूद का जो गुबार निकलता है उससे, बारूद के जलने से जो विषैली गैसें निकलती हैं वो लगातार वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं और बड़े वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव जीवमंडल के सभी घटकों पर पड़ता है। इसका प्रभाव स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी होता है। वायु प्रदूषकों में भिन्नता के कारण दुष्प्रभाव में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अब वायु प्रदूषण के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन प्रदूषकों के आधार पर किस क्षेत्र में किस प्रदूषक के कारण वायु प्रदूषण फैला, वहां पर उसके दुष्परिणाम उससे संबंधित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विलायकों का प्रयोग करने से जो प्रदूषण फैलता है तो उस पूरे क्षेत्र के अंदर वायु के अंदर हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम स्प्रिट के नाम से जानते हैं, वो स्प्रिट पहुंच जाती है। उसको श्वसन क्रिया के दौरान जब हम उस स्प्रिट का प्रयोग करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, तो फेफड़ों के अंदर कई बार ब्रोंकाइटिस रोग देखा जाता है और धीरे धीरे फेफड़े गलने लग जाते हैं, फेफड़ों की बीमारियां होने लग जाती हैं। मोटे तौर पर वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। वायु प्रदूषण का पहला दुष्परिणाम जो है वो है मानव पर। मानव पर वायु प्रदूषण का क्या दुष्परिणाम होता है, इस संबंध में हम देखते हैं। मनुष्य को जीवन पर्यंत श्वसन क्रिया के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मनुष्य को क्या, पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक जीव को जो भी श्वसन करता है उसे श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता होती ही है। और वायु में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है और श्वसन क्रिया के अंदर हम इन गैसों के मिश्रण में से ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। अतः यदि वायु में कोई अशुद्धि है तो उसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ना निश्चित है, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान जब हम गैस को अंदर ग्रहण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, हम तो पूरी वायु को अंदर ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन को हम ग्रहण नहीं करते, नाइट्रोजन को भी ग्रहण करते हैं, पर नाइट्रोजन की जो निश्चित मात्रा वायुमंडल में विद्यमान है 78%, उसको हमारा शरीर उसका आदी हो चुका है और शरीर ने उसके हिसाब से अनुकूलन कर लिया है। पर जब कभी भी इस वायु के अंदर कोई अशुद्धियां आ जाती हैं या इन गैसों की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है तो वायु का संतुलन बिगड़ जाता है और ये वायु अब शुद्ध वायु ना होकर अशुद्ध वायु बन जाती है और अशुद्ध वायु का निसंदेह हमारे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होता है। श्वसन क्रिया के दौरान विभिन्न वायु प्रदूषक मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मानव के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान हम वायु को सीधा अपने फेफड़ों में लेते हैं और फेफड़ों में लेने के कारण, क्योंकि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो खास तौर से फेफड़े और उसको
श्वास नली, ये हमारा श्वसन तंत्र कहलाता है। और जब इसी के द्वारा हम वायु को अपने शरीर में लेते हैं, जब कभी भी वायु में प्रदूषक तत्व विद्यमान होते हैं, चाहे वो विषैली गैसों के रूप में हो या धूल कणों के रूप में हो, सबसे ज्यादा प्रभाव इसी से पड़ता है, क्योंकि हम वायु का सर्वाधिक उपयोग श्वसन क्रिया के दौरान ही करते हैं। वायु में उपस्थित हानिकारक कणिकाएं सांस लेने के साथ ही फेफड़ों व रक्त के साथ मिलकर शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर विभिन्न रोगों को फैलाती हैं। इसके कारण श्वसन नली व फेफड़ों में जलन होने लगती है, छाती में जकड़न होने लगती है, गले में खराश आना, सांस लेने में असुविधा होना आदि शिकायतें उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि श्वसन तंत्र के अंदर ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जब कभी भी हम अशुद्ध वायु को श्वसन क्रिया के दौरान अपने शरीर में लेते हैं तो वो सबसे पहले श्वसन नली को नुकसान पहुंचाता है, फिर धीरे धीरे श्वसन नली के बाद फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो फेफड़ों में जब जलन होती है, फेफड़ों में जकड़न होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी छाती के अंदर कुछ जकड़न सी हो रही है, गले में खराश होने लग जाती है। श्वसन नली के अंदर दुष्परिणाम का जो पहला सिम्टम्स देखा जाता है, जो पहला उभर के कारण सामने आता है, वो खराश के रूप में आता है। बाद में धीरे धीरे जब फेफड़ों के अंदर ये रोग फैलने लग जाता है तो सांस लेने में भी असुविधा उत्पन्न होने लगती है। प्रदूषित वायु के कारण लोगों को श्वसन संबंधी विभिन्न रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, विलिनोसिस, अस्थमा, टीबी, निमोनिया, नज़ला, फेफड़ों का कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। ये सभी रोग वास्तव में श्वसन क्रिया से संबंधित हैं। जब हम श्वसन के अंदर अशुद्ध वायु को अपने शरीर में लेंगे तो इस प्रकार के रोगों का होना लगभग तय और निश्चित ही होता है। सरदार पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार दिल्ली के स्कूली छात्रों में से 10% दमा रोग से ग्रसित है। अभी आप देख सकते हैं भारत के अंदर दिल्ली व खासतौर से एनसीआर का क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे हम कहते हैं, जो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण फैल रहा है। वहाँ पे उद्योगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खासतौर से परिवहन के साधनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे उस क्षेत्र के वातावरण के अंदर ज़बरदस्त वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिसका परिणाम निकल के क्या आया, दिल्ली के सरकारी जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जो दमा रोग से ग्रसित हैं। और दमा रोग खास तौर से श्वसन क्रिया के दौरान विकसित होने वाला रोग है। श्वसन से संबंधित रोग को ही हम दमा या इंग्लिश में अस्थमा के नाम से जानते हैं। राजधानी में वाहन प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय औसत की तुलना में श्वसन रोगों का प्रकोप 12 गुना अधिक है। अब आप देख सकते हैं राजधानी क्षेत्र, जो कि जिसे हम एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र कहते हैं, वहाँ वाहनों की अधिकता के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है, वहाँ पर श्वसन रोगों के प्रकोप का जो संभावना है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में 12 गुना अधिक है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको वायु प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है और ये टिप्पणी अधिकतम 100 से 150 शब्दों के मध्य होनी चाहिए। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।